पाकिस्तान की टीम ने यूएई के खिलाफ अपना मैच जीत लिया और सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। लेकिन यह मुकाबला पाकिस्तानी टीम ने जिस तरीके से जीता, अल्लाह अल्लाह करके जीता, वो सारी दुनिया ने देखा। यूएई की हलवा किस्म की बॉलिंग के खिलाफ भी पाकिस्तानी टीम ने मर मर के जो है वो 146 रन बनाए, जिसमें से 29 रन जो थे 14 गेंदों पर 29 रन वो शाहीन शाह अफरीदी की मरहूने मिन्नत थे। तो जिस तरह भारत के खिलाफ पाकिस्तान की थोड़ी सी इज्जत बचाई थी शाहीन अफरीदी ने कि जहां पाकिस्तान 100 पर आउट हो रही थी और 127 पर ले गए थे, तो यहां पाकिस्तान की टीम जो 120 पे आउट हो रही थी उसे वो 146 पर ले गए। अजीब किस्म की सिचुएशन है। शाहीन अफरीदी बल्ले के जरिए परफॉर्मेंस दे रहे हैं। साइम अयूब जिनसे उम्मीद की जाती है, बैट्समैन है, बहुत उनमें पोटेंशियल है, वो 3 मुकाबलों में 3 मरतबा 0 पर आउट हुए हैं। पहले 2 मुकाबलों में तो पहली गेंद पे आउट हुए थे, आज उन्होंने तरक्की की और वो दूसरी गेंद पर आउट हुए। तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। अब साइम अयूब को अगर ऑलराउंडर बनाया है आपने, तो फिर आप T20 मुकाबलों में साइम अयूब को जो है वो नीचे के नंबरों पर खिला सकते हैं। मोहम्मद हारिस को नंबर 7 पर भेजना जाया करने वाली बात है। मोहम्मद हारिस जिस तरह तलवारें चलाकर खेलता है, जैसे अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज आपके सामने एक मिसाल है। चाहे वो 5 करे या चाहे 50 करे, पोटेंशियल है, उसको ओपन ही कराया जाता है, चाहे वो T20 हो चाहे वनडे हो। तो आपको याद होगा आज से 2 साल पहले रहमानुल्लाह गुरबाज ने अपने ही अंदाज में खेलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 150 रन बनाए थे एक वनडे मैच में, जिस मैच को पाकिस्तान को आखिर में शादाब खान को मैनकट रन आउट किया था फजल हक फारूकी ने, लेकिन आखिर में हिटिंग करके चौके छक्के मार के नसीम शाह ने वो वनडे मैच जितवाया था। दूसरा वनडे मैच था सीरीज का 2023 में पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो वनडे सीरीज थी। तो आप याद करें तो उन्होंने रहमानुल्लाह गुरबाज को मुसलसल ओपनर चलाया हुआ है। तो इससे ये होता है कि रहमानुल्लाह गुरबाज 4, 5, 6 मुकाबलों में एक आध को बड़ी इनिंग्स खेल जाते हैं। मोहम्मद हारिस को भी यही रोल देना चाहिए, ओपन करवाएं T20 में और बोले भाई तलवार चलाकर खेल। उसके साथ साहिबजादा फरहान थोड़ा सेंसिबल खेले, नंबर 3 पर फखर आ जाए। साइम अयूब को अपने T20 में एज ए ऑलराउंडर अगर यूज करना है तो साइम अयूब को नीचे के नंबरों पर बैटिंग करवाई जाए, क्योंकि खुशदिल शाह वगैरह जैसे जो है ना T20 में वो किसी काम के प्लेयर नहीं है। फ़हीम अशरफ का भी मामला ऊपर नीचे ही रहता है। तो आप फ़हीम अशरफ की बजाय जेन्युइन पेसर यानी कि हारिस रऊफ को इस्तेमाल करें। मोहम्मद वसीम जूनियर आ सकते हैं उनकी जगह पे, लेकिन आप खुशदिल शाह जैसे या फ़हीम अशरफ की जगह इनको निकाल कर साइम अयूब को नंबर 7 का मौका दें, नंबर 6, नंबर 7 का। T20 क्रिकेट है, जब आपने खुद कहा हुआ है कि हमने फ्लेक्सिबल टीम बनानी है, तो क्यों नहीं आप साइम अयूब को आप नीचे के नंबरों पर ट्राई करके देखें क्या पता वहां वो परफॉर्म करें। वैसे भी T20 की परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती, और जब आपने साइम अयूब को एक ऑल फॉर्मेट का प्लेयर बनाया हुआ है तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि T20 में वो किस नंबर पर बैटिंग करें। और जब आपको T20 में उसे बॉलर यूज कर रहे हैं, उनकी कैरम बॉल्स वगैरह को आप यूटिलाइज कर रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि साइम अयूब नीचे बैटिंग भी कर लें, कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता मोहम्मद हारिस को मैं समझता हूँ कि टॉप ऑर्डर में ही भेजा जाए और उनको फुल दे दिया जाए, छूट दे दी जाए, भाई तलवारें चला के खेलो, और वो खेलता भी वैसा ही है। तो चूंकि मस्कुलर बंदा नहीं है मोहम्मद हारिस, मिडल ओवर्स में प्रॉब्लम होती है उसको रोप क्लियर करने में, लेकिन चूंकि पावर प्ले में फील्डर दायरे के अंदर होते हैं, वहां पे मोहम्मद हारिस के ज्यादा चांसेस हैं कि गेंद को दायरे से पार टपाए। और अगर वो 50 पावर प्ले के अंदर खेल में आपको एक 50 करके दे, क्विक फायर 50 15-16 गेंदों पे 20 गेंदों पे, तो पाकिस्तान के लिए उसमें फायदा ही है। तो मैं ये समझता हूं कि मोहम्मद हारिस को ओपन करवाया जाए, साहिबजादा फरहान आए, उसके बाद फखर जमान आ जाएं, सलमान अली आगा नंबर 5 पे नंबर 4 पर आए, नंबर 5 पे हसन नवाज को कर लें, नंबर 6 साइम अयूब आ जाएं, नंबर 7 मोहम्मद नवाज आ जाएं। इस तरीके से फिर नंबर 8 के ऊपर शाहीन अफरीदी अच्छी बैटिंग करते रहते हैं, छक्के चौके मार लेते हैं, पावरफुल हिट मारते हैं, लेकिन वो बॉलर हैं, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा, जिस तरह अफगानिस्तान के लिए राशिद खान करते हैं। तो मैं समझता हूं कि नंबर 9 की बजाय नंबर 8 पे शाहीन अफरीदी को करें और एक एक्स्ट्रा बॉलर ऐड करें। पाकिस्तान की बैटिंग वैसे भी ऊपर नीचे है, जहां 7 बैट्समैन फेल हुए वहां 8वां भी फेल हो जाएगा। तो पाकिस्तान को बॉलिंग की फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए। आपको नंबर 8 पे शाहीन अफरीदी मिल जाएंगे, फिर नंबर 9 पे आप हारिस रऊफ को भी रख सकते हैं, वसीम जूनियर को रख सकते हैं, इस टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूं। तो नंबर और 10-11 पे आप सुफियान और अबरार दोनों के साथ ही आप जाएं। बेशक भारत के खिलाफ मुकाबले में सुफियान मुकीम को मार पड़ी थी, पर उसका यह मतलब नहीं है कि आप उनको आगे ड्रॉप कर दें, क्योंकि कल भी हमने देखा यूएई के खिलाफ अगर आपके पास स्पिन ने जिस तरीके से काबू किया हुआ था यूएई के बल्लेबाजों को, अगर यहाँ पर सुफियान मुकीम भी होते तो एक इजाफी प्रेशर होता, और जहां उनकी टीम ने 105 रन बनाए हैं वो 75 पर भी आप उनको ऑल आउट कर सकते थे। तो मेरा मशवरा यही है कि इसके साथ जाएं। आपके पास अबरार की सूरत में कंप्लीट बॉलर होगा, सुफियान होगा, हारिस होगा, शाहीन होगा, ये 4 बॉलर हो गए। फिर आपके पास नंबर 5 पे मोहम्मद नवाज की आपको ऑप्शन मिल जाएगी, और साइम अयूब की नंबर 6 पे ऑप्शन मिल जाएगी, और 7वीं ऑप्शन सलमान अली आगा की भी आपको मिल जाएगी।
लेकिन तरीकाकार ये होना चाहिए कि साइम को नीचे के नंबरों पे नंबर 6 पर खिलाया जाए। ऑब्वियसली कुछ लोग बात करेंगे कि साइम ओपनर है, उसका नंबर खराब करने की कोशिश ना की जाए, लेकिन भाई जिस तरीके से परफॉर्म वो कर रहा है T20 में, और फिर दूसरा थोड़ा सा टाइम लेके भी खेलता है, और फिर आपने T20 में तीसरी बात आपने T20 में साइम अयूब को एज ए ऑलराउंडर खिलाया हुआ है। तो अगर ऑलराउंडर भी खिलाया है, ओपनिंग में फॉर्म भी नहीं लगी, लेकिन लड़के में पोटेंशियल है, टैलेंट है, मिडिल फेज में आके भी टीम को कवर अप कर सकता है, स्कोर दे सकता है, रन बना सकता है, और एक उम्मीद भी रहेगी कि साइम जैसा बासलायर लड़का पीछे भी पड़ा है बैटिंग लाइनअप में, तो शायद टॉप ऑर्डर के बैटर्स को भी हौसला मिलेगा अच्छे से खेलने का। तो मैं समझता हूं कि मोहम्मद हारिस को नंबर 6-7 पर भेजना जाया करने वाली बात है। मोहम्मद हारिस को यूटिलाइज करना है तो ऊपर के नंबरों पे किया जाए। साइम अयूब को T20 क्रिकेट में, सिर्फ T20 की बात कर रहा हूं, टेस्ट वनडे की बात नहीं कर रहा, साइम अयूब को अगर आपने एज ए ऑलराउंडर यूज किया है तो आपको साइम अयूब को मिडिल ओवर्स में डालना चाहिए ताकि वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करे, पाकिस्तान को फायदा पहुंचाए। बहरहाल ये मैच जीत कर भी पाकिस्तान ने कुछ हासिल नहीं किया, मां सिवाय सुपर 4 का टिकट पाकिस्तान ने हासिल कर लिया। काफी कंट्रोवर्सी हुई पाकिस्तान की जानिब से, खिलाड़ियों ने, भारत के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया, हैंडशेक कंट्रोवर्सी का नाम दिया गया उसको। लेकिन यहाँ पर एक बात थोड़ी सी समझ नहीं आई कि आपने बजाय कि उन खिलाड़ियों के ऊपर चढ़ाई करने के, उनके खिलाफ कोई बात करने के, आपने जो है ना वो मैच रेफरी को मोरद इल्जाम ठहरा दिया कि मैच रेफरी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। बहरहाल इसके अब ज्यादा हम तफसील में नहीं जाते, मामला खत्म हो चुका। पीसीबी का कहना यह है कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने अपोलोजाइज किया पाकिस्तानी कप्तान से, मैनेजमेंट से माफी मांगी, हमने उनको माफ कर दिया और द शो मस्ट गो ऑन, और जो भी शो था एशिया कप का वो दोबारा से चलने लगा। बहरहाल कल का मैच 1 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। अब यहाँ पे देखें, फिटिंग रिप्लाई तो ये बनता है कि पाकिस्तानी टीम अब अगले मैच में संडे को 21 तारीख को भारत के खिलाफ मैदान में उतरे, जान मारे मैच जीते और अपनी फतह को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के नाम करे। इन केस अगर हार भी जाते हैं कोई मसला नहीं, खेल है, हार जीत होता है। अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी टीम एफर्ट को कभी ना कभी मैच जीतेंगे। अपनी टीम एफर्ट्स को, अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी फतह को, अपनी विक्ट्रीज को पाकिस्तान की फोर्सेस के नाम करें। पाकिस्तान में जो बेचारे बेगुनाह लोग मारे गए दुश्मन के हथकंडों से, दुश्मन की जो है वो चालाकियों से, दुश्मन की फंड की हुई दहशतगर्दी से जो बंदे जाँ बहक हुए, शहीद हुए, उनको भी जो है ना ये डेडिकेट करनी चाहिए अपनी फतह, अपनी हमदर्दियों का इजहार उनके लिए करना चाहिए। अगर भारत पॉलिटिकल कार्ड खेल रहा है तो आपको भी सियासी पत्ते खेलने चाहिए, आपको भी सियासी हमदर्दियां बटोरनी चाहिए, क्योंकि देखें इस तरह नहीं हो सकता कि भारत सियासी हमदर्दियां बटोरे और आप खामोश तमाशाई की तरह जो है ना वो मुंह देखते रहें। ऐसा मत कीजिए, एफर्ट करिए, भारत को खेल का जवाब खेल से दें, क्रिकेट का जवाब क्रिकेट से दें, और उनकी पॉलिटिकल बातों का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके पॉलिटिकल तरीके से दें। अब आपको दो महाजों पे लड़ना है, आपको न सिर्फ खिलाड़ी के तौर पर बल्कि अब आपको पॉलिटिकल महाज पर भी लड़ना होगा, क्योंकि जिस तरह का रवैया दुश्मन हमसे रखेगा उस तरह का रवैया हम उसके साथ रखेंगे। बहरहाल पाकिस्तान को हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, कुछ चीज़ें ठीक करने वाली हैं, पाकिस्तानी बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी। दुबई की कंडीशन स्पिनर्स के लिए बहुत मौजू हैं। पाकिस्तान ने कल बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग की, फील्डिंग में बहुत ज़्यादा जान मारी, जीतने के लिए आए हुए थे। मोहम्मद नवाज ने शानदार कैच पकड़ा, अब तक का टूर्नामेंट का बेहतरीन कैच उसको कहा जाए, क्योंकि वो मुश्किल कंडीशन में था और वो मेक और ब्रेक कैच था। अगर वो कैच ड्रॉप हो जाता तो मैच का नतीजा मुख्तलिफ भी हो सकता था। तो बहुत शानदार एफर्ट की, बॉलिंग बहुत अच्छी करा रहे हैं। बैटिंग में तशवीश जरूर है, पर एक चीज का इत्मीनान ये है कि आपकी बैटिंग जो है वो टोटल फेलियर नहीं हो रही, हर मुकाबले में कोई ना कोई खिलाड़ी चल रहा है। अब इसको थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है कि 7 में से 1 खिलाड़ी हर मैच में चलता है। अब ये करें कि 7 में से 2 खिलाड़ी कम से कम मैच में चलें। भारत के खिलाफ आपका अगला मैच इतवार के दिन 21 सितंबर को होगा, इंतहाई अहमियत का हामिल मैच है। अगर उस मैच को पाकिस्तान को जीतना है तो वो गलतियां ना करे, वो 3 गलतियां ना करे जो पहले मैच में की। अगर तो टॉस जीत जाते हैं, पहले बॉलिंग करें। आपका चांस इसी में ही है कि आप भारत को किसी तरीके से कम स्कोर पे आउट करके चेस करने की कोशिश करें, क्योंकि अब टारगेट देने जाएंगे तो भारतीय टारगेट चेस करने के मामले में अच्छे, उनकी गेम पिछले कई सालों से ये बनी हुई है कि हमने टारगेट को चेस करना है, तो आप उनको आउट बैट नहीं कर सकते। आप उनको, यही तरीका है। और पाकिस्तान ने दुबई में जो भारत से मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले जीते हैं, उनमें पाकिस्तान ने चेस ही किया है। तो पाकिस्तान को यही चाहिए, अगर टॉस जीत जाते हैं पहले बॉलिंग करवाएं, भारत को जल्दी कहीं पकड़ने की कोशिश करें, 130-40 पे पकड़ने की कोशिश करें, एफर्ट मारें, पहले बैटिंग कराते हैं, क्योंकि भारत के एग्रेसिव किस्म के खिलाड़ी हैं। इस तरह के जो खिलाड़ी होते हैं, एक चांस जरूर रहता है कि आप उनको जल्दी आउट कर सकें। तो दूसरी आप ये चीज करें, उनको जल्दी आउट करने की कोशिश करें। तीसरा ये कि थोड़ा सा जिम्मेदारी से खेलें, बिल्कुल जो है ना वो ऑल गन्स ब्लेजिंग अगर आप जाते हैं
फिर आपने उसके साथ स्किल्स के साथ भी जाना है। देखिए, तेज खेलने का मतलब ये नहीं होता, इंटेंट क्रिकेट का मतलब ये नहीं होता कि आप ये सोच के आए कि मैंने 10-15 गेंदें खेलनी है, जितने 20-25 रन बनेंगे बना लूंगा। ऐसा नहीं है। फिल सॉल्ट को देख लें, दूसरे खिलाड़ियों को देख लें, अभी फिल सॉल्ट की रिसेंट एग्जांपल देख लें, 60 गेंदें खेली, 141 रन बनाए। तो क्यों नहीं आपके जो खिलाड़ी हैं, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज और आपके दीगर जो खिलाड़ी हैं, फखर जमान हो गए, साहिबजादा फरहान हो गए, साइम अयूब हो गए, T20 क्रिकेट में ये लोग क्यों ये मैं सोचकर मैदान में नहीं जाते कि हम भी 60 गेंदों पे 150 मारें, हम भी 50 गेंदों पे 120 करें, हम भी 35 गेंदों पे सेंचुरी करें। ये सेंचुरी के बारे में सोचकर क्यों नहीं जाते? बेशक टीम के लिए खेलना, सेल्फलेस खेलना, एक क्विक 50, एक स्लो सेंचुरी से बेहतर होती है, लेकिन फिर भी तेज खेलने का मतलब यह नहीं है कि आप आउट हो जाएं। तेज खेलने का मतलब है कि आपने विकेट भी संभालनी है और रन्स भी बनाने हैं। वो लंबा खेलना है, यानी कि तेज भी खेलना है और लंबा भी खेलना है। जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के टीम के खिलाफ जो है उनकी तेज खतरनाक बॉलर्स के खिलाफ भी 13 छक्के मारे थे और 130 समथिंग की उन्होंने बारी खेली थी, बड़ी शानदार बारी खेली थी, 13 छक्के मारे थे, जिसमें उन्होंने मार्क वुड, इस वक्त दुनिया के सबसे तेज तरीन बॉलर को भी निकल के छक्के मारे थे। तो आप भी इस तरह खेलें, छक्के चौके मारें और विकेट थ्रो ना करें। तेज खेलने का मतलब यह नहीं है कि आपने जो है वो स्लो खेलना है या अंधाधुंध खेलना है। तेज खेलने का मतलब है आपने छक्के भी मारने हैं, विकेट भी रोकनी है, लंबा भी खेलना है, 100 भी करना है, 20 ओवर तक भी जाना है। तो इस मेंटालिटी के साथ जाएं। जो भी बैट्समैन क्रीज पर आए यही सोच कर आए कि मैंने तेज भी खेलना है और एंड तक खेलना है। जो मुश्किल बॉल आएगी रोक लूंगा, सिंगल कर लूंगा, अगर मेंटली के जहन में मेरा नहीं होगा तो मैं सिंगल कर लूंगा, या फिर जो है क्या कहते हैं बॉल मिलेगी तो उस पर छक्का मारूंगा, लेकिन मैं विकेट भी रोकूंगा, छक्के भी मारूंगा, चौके भी मारूंगा, रन्स भी बनाऊंगा। इसको कहते हैं इंटेंट क्रिकेट, इसे कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट। तो पाकिस्तान टीम को बेस्ट ऑफ लक है। अभी के लिए यह है कि इस मैच में यूएई के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग बिल्कुल फ्लॉप हो गई। हसन नवाज पे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है, और हसन नवाज और मोहम्मद हारिस ये 2 खिलाड़ी हैं जो उस पर रेडार पे हैं। एशिया कप के बाद ये अपनी जगह खो भी सकते हैं। अब इनके पास सुपर 4 के 3 मुकाबले हैं, उन 3 मुकाबलों में खुद को मनवाना है तो मनवा लो। हारिस की शायद बचत हो जाए विकेट कीपर के तौर पर। साइम अयूब ने अपने आप को बॉलर बना लिया, ऑलराउंडर बना लिया, वो तो बच जाएंगे और वो टैलेंटेड प्लेयर है, पोटेंशियल है, उन्होंने पिछले साल अपने आप को बहुत ज्यादा प्रूव कर भी दिया है। हसन नवाज के ऊपर अलबत्ता तलवार लटक रही है और मैं हसन नवाज से बहुत मायूस हुआ हूं, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज के 5 T20 मुकाबले और अब तक के 3 T20 मुकाबले हसन नवाज ने सिर्फ एक मुकाबले के अंदर जो है 6 छक्के मारे और एक और मुकाबले में अफगानिस्तान को 1 छक्का मारा। सिर्फ 8 में से 2 बारियां हसन नवाज ने खेली हैं जिन बारियों में कोई छक्के हों। 8 में 7 छक्के हैं सिर्फ। अपने करियर के इब्तदा में 8 में 16 छक्के मारने वाला, 14 में 29 छक्के मारने वाला, 16 में 33 छक्के मारने वाला हसन नवाज अब 8 मुकाबलों में 7 छक्के हैं, जिसमें 8 में सिर्फ 2 बारियों में छक्के आए, एक में 6 छक्के, एक में सिर्फ 1 छक्का। तो हसन नवाज जिसकी ड्यूटी छक्के मारने की है, वो बंदा छक्के नहीं मारेगा तो फिर क्या होगा? हसन नवाज को मुझे इसलिए भी गुस्सा है कि 15वां ओवर चल रहा है और वो स्टॉप कर रहा है, डिफेंस कर रहा है। LBW हो गया डिफेंस करते हुए। जो बंदा पहले ओवर में बॉल डिफेंस नहीं करता था, वो इनिंग्स के 15वें ओवर में यूएई जैसी टीम के खिलाफ डिफेंस कर रहा है। यार वनडे खिलाओ और वनडे खिलाओ। टेस्ट मैच खिला के उमर अकमल का वनडे करियर खराब किया इस मैनेजमेंट ने। T20 खिला के बाबर आजम की टेस्ट वनडे की फॉर्म खराब की। अब हसन नवाज T20 स्पेशलिस्ट को वनडे में जबरदस्ती खिलाया, और देखें आप जब से वेस्ट इंडीज के खिलाफ ODI डेब्यू किया है, हसन नवाज की 8 T20 मैचेस में परफॉर्मेंस आपके सामने है। सिर्फ 2 मुकाबलों में छक्के मारे हैं, एक मुकाबले में कामयाब हुआ, चला 50 की थी, 6 छक्के मारे थे। अगले फिर एक अफगानिस्तान को छक्का मारा, बाकी किसी मैच में 15 गेंदों पे 12 रन, 15 गेंदों पे 10 रन, 9 गेंदों पे 5 रन, ये उसकी है। हसन नवाज तो वो खिलाड़ी था कि जो 15 गेंदें खेलता था तो 40 स्कोर पे घूम रहा होता था। 20 गेंदों पे 50 करने वाला, 40 गेंदों पे 100 करने वाला हसन नवाज अब पाकिस्तान को, क्योंकि वनडे के माइंडसेट से खेलने लग गया है कि पहली 15 गेंदों पे तो मैंने शॉट उठानी ही नहीं है, तो फिर अब वो उसी तरीके से हो रहा है। फिर प्रेशर डेवलप हो जाता है, फिर गलत शॉट मार के आउट हो जाता है। तो क्यों आपने उसको वनडे खिला के यंगस्टर को खराब किया? अब एशिया कप के बाद आप ड्रॉप कर दोगे, फिर 2 साल 3 साल बाद वो टीम से ड्रॉप रहेगा, गुमनामियों के अंधेरे में खो जाएगा। इतना आपको अच्छा टैलेंट मिला, वनडे मैच खिला के आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। बहरहाल पाकिस्तान मरता क्या ना करता, मैच जीत तो गया। आगे असल चैलेंज होगा आपका श्रीलंका से, बांग्लादेश से या अफगानिस्तान में से मुकाबला होगा, और भारत से तो बहरहाल मुकाबला होगा। बहरहाल पाकिस्तान को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। थोड़ी सी मेच्योरिटी के साथ जाएं भारत के खिलाफ खास तौर पर, बल्कि तमाम टीमों के खिलाफ एक ही तरीके से जाएं, और थोड़ा सा अपने अंदर ना टीमों की फेंटी लगाने वाला एलिमेंट शुरू करें। अगर आपके यंगस्टर मुखालिफ टीमों की फेंटी नहीं लगा पाएंगे
तो फिर आई एम सॉरी, कोई भी आपको T20 की अच्छी टीम रेट नहीं करेगा। एनीवेज सुपर 4 मरहले के लिए पाकिस्तानी टीम को बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद यही है कि पाकिस्तानी टीम फाइनल के लिए भी क्वालिफाई करेगी और इंशाल्लाह एशिया कप का फाइनल जीतेगी भी। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज।